गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन ने जो टॉपिक है मैटर वेव एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर ये कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे आपको टिक भी करा दिए थे स्टेज 1, 2, 3, 4 में। अब जो आज अपन डिस्कस करेंगे स्टेज 1 एंड 2 के क्वेश्चंस को, डाउट को डिस्कस करेंगे। जो मेन डाउटेबल क्वेश्चन हो सकते हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनको अपन डाउट डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, टिक तो करा दिए, तो करने तो सारे थे। अब उनमें जो जो क्वेश्चंस स्पेशल टाइप के हैं, थोड़े से लगता है कि डाउट आ सकते हैं आपको, वो क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, चलो पहले स्टार्ट करते हैं स्टेज नंबर 1 को। ठीक है, स्टेज नंबर 1 में जो क्वेश्चन है फर्स्ट, पहले देखें सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है बच्चों, आपसे कह रहा है इन फॉलोइंग एटम द मॉलिक्यूल फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम n=2 to n=1 द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ विल बी प्रोड्यूस बाय। मतलब बच्चों यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि जो वेवलेंथ की वैल्यू है, ठीक है, मीन्स जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, वो सबसे मिनिमम किस कंडीशन में, मतलब किस एटम के लिए सबसे मिनिमम होगी, ये हमें बतानी है। तो जो आप जानते हो लैम्डा एंड जेड में जो रिलेशन होता है, क्या होता है बच्चों, देखो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो 1/λ प्रोपोर्शनल टू, आप जानते हो क्या होता है बच्चों, जेड स्क्वायर होता नहीं होता, 1/λ प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम लिखते हैं 1/λ r जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं 1/λ प्रोपोर्शनल टू होता है जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तो जिसके लिए यहाँ पे जेड की वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट होगी, लैम्डा उसके लिए क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा जेड किसके लिए आ रहा है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन लिखा ना, लिथियम के लिए। डाई आयोनाइज्ड लिथियम, मतलब जो द्वि आयनित लिथियम है जिसमें मतलब Li+2 है, लिथियम +2, उसके लिए हम देख रहे हैं जेड सबसे ग्रेटेस्ट है। जेड की वैल्यू लिथियम के लिए सबसे ज्यादा होती है, 3 होती है। तो यहाँ पे लैम्डा सबसे क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो इससे हम देखते हैं फॉर लिथियम +2, ठीक है, लिथियम +2 Z मैक्सिमम, इसलिए बच्चों लैम्डा क्या जाएगा, मिनिमम। ये इसका ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बच्चों, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 10th आयोनाइज्ड सोडियम एटम इज। मतलब हमसे यहाँ पे बात कर रहा है, देखिए Na+10 एटम के लिए, Na+10 एटम की बात कर रहा है। अपन जानते हो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 11, जिसमें से 10 इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल दिए, तो क्या बन गया, ये Na+ बन गया, सोडियम प्लस। और जो Na+ एटम बन गया है, तो आप समझ सकते हैं Na+ जो 10 है, Na+10 एटम, तो ये H लाइक एटम हुआ नहीं होगा, ये H लाइक एटम हो जाएगा। H लाइक एटम मीन्स H परमाणु की तरह का एटम होगा, क्योंकि जैसे H एटम में हम देखते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ भी अब सिंगल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो H लाइक एटम है। इसके लिए फिर हम वही बोर जो कंडीशंस थी, बोर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वो बोर मॉडल, वो अपन कंप्लीट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा निकालनी है इसकी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अपन जानते हो यहाँ पे कुछ नहीं कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मानते हैं, ग्राउंड स्टेट में। मीन्स जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है सोडियम का, वो कौन से, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए अपन EI लिखें, तो यहाँ पे 13.6 Z² का यूज करना है, n यहाँ पे 1 है, तो 13.6 Z यहाँ पे कितना बच्चों, इसके लिए Z की वैल्यू 11 है, तो यहाँ पे 11² हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 1²। ठीक है, तो कितना बन गया बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, तो 13.6 इंटू 11² हो जाएगा। ये नीचे 1² की वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है, तो आ जाएगा रिजल्ट। क्लियर, बात पहले पड़ी। अब बच्चों 7 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया गया आपको, 9th क्वेश्चन। चलो 9th क्वेश्चन अपन देखें क्या है। 9th क्वेश्चन देखो बच्चों, 9th क्वेश्चन में आपसे आएगा, फिगर शोज द एनर्जी लेवल PQRSG ऑफ एन एटम वेयर G इज द ग्राउंड स्टेट। यहाँ G बच्चों यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, और बाकी अपर जो एनर्जी लेवल्स हैं इनको S, R, Q, P इस तरह से नेम दिया गया है। वैसे जनरली बच्चों यहाँ तो चलो नेम असाइन कर दे, बट जनरली अपन जो नेम असाइन करते हैं, ग्राउंड को अपन K से स्टार्ट करते हैं, K, L, M, N, O, P, इस टाइप से नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट, इनको अपन K, L, M, N से असाइन करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन में आपको यूं कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन को हमने K से M तक एक्साइट किया है, ठीक है, तो आप समझ जाना काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है। n=1 को क्या बोला है, K, फिर L, फिर M, फिर N, फिर O, फिर P, इस तरह से। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह अपन समझ सकते हैं। यहाँ तो चलो खैर G, S, P, Q, R जो भी नाम रखा है वो दे दिया, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। अब चलो देखो यहाँ पे इसमें क्या है,
रेड लाइन इन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम कैन बी ऑब्टेन एनर्जी लेवल चेंज Q to S। तो यहाँ पे जो आपको एरो दिखा रखा है, तीर दिखा रखा है, ये तीर कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, ये Q से S तक जा रहा है। तो Q से S तक कोई इलेक्ट्रॉन जंप हुआ है, Q से S में इलेक्ट्रॉन अगर जंप हुआ है तो वहां से जो वेवलेंथ इमिट हुई है, यहाँ से जो वेवलेंथ उत्सर्जित हुई है, उस वेवलेंथ का कलर कौन सा बच्चों, ब्लू लाइन नहीं, उसका कलर रेड है, रेड कलर है। फिर आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इसमें कौन से संक्रमण के लिए, मतलब कौन सी जंपिंग के लिए, कौन से ट्रांजिशन के लिए आपको ब्लू लाइन ऑप्टेन होगी, ये आपको बताना है। ब्लू लाइन किससे मिलेगी ये आपको बताना है। अब तो देखो यहाँ से अपन देखें, जो कलर फोटोन का जो कलर होता है, वेवलेंथ होता है, हम जानते हैं एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू होता है 1/λ। ठीक है, आप एक चीज जानते हो बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, ये क्या होती है बच्चों, डेल्टा ई के इक्वल। ठीक है, डेल्टा ई, या कहते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन को अपन hc/λ लिखते हैं, hc/λ इज इक्वल टू डेल्टा ई। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा का डेल्टा ई के साथ रिलेशन देखें तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू क्या रहा है, 1/Δe। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ एरो है, इस तीर की जो लंबाई होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, डेल्टा ई के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ, 1/लेंथ ऑफ एरो। जो तीर की लंबाई है उसकी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे लैम्डा, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/Δe, और डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ एरो। तो यहाँ से अब देखो यहाँ पे बच्चों ब्लू लाइन, ब्लू लाइन के लिए अपन ब्लू कलर के लिए आप जानते हो लैम्डा कम होता है, लैम्डा ब्लू इज लेस देन क्या होता है, लैम्डा रेड, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे लेंथ ऑफ एरो की बात करें तो लेंथ ऑफ ब्लू इज ग्रेटर देन क्या होगी, लेंथ ऑफ रेड। तो जो अब यहाँ पे जो अलग अलग ट्रांजिशन बता रखे हैं ऑप्शंस में, कौन से वाले ट्रांजिशन की लेंथ जो गिवन लेंथ है डायग्राम में उससे ज्यादा होगी, ये हमें चेक करना है। तो पहला बोल रहा है P से Q तक ले, तो P से Q तक तो हम देख रहे हैं लेंथ और छोटी होगी, जो गिवन एरो है उससे छोटी आएगी, पहला तो रॉन्ग हो गया। सेकंड में क्या है Q to R, Q से R वाले जो एरो की लेंथ है वो भी दिए गए एरो से कम ही आएगी, तो ये भी गलत है। R to S, तो R से S की लेंथ वो भी कम आएगी। फिर क्या बचा R to G, तो बच्चों R से G तक का जो एरो बनेगा उसकी लेंथ डेफिनेटली जो गिवन एरो है उससे ज्यादा आएगी। तो हम जानते हैं नीचे वाले जो एनर्जी गैप होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ऊपर जाने पे एनर्जी गैप कम होते जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए नीचे ऊर्जा अंतराल ज्यादा है, एनर्जी गैप ज्यादा है, तो R से G वाला जो गैप है, मतलब लेंथ ऑफ एरो आएगा, वो गिवन लेंथ ऑफ एरो से ज्यादा लेंथी होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और तो उसके फिर आगे देखें 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट आर द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट बामर सीरीज इज। अच्छा, वेव नंबर किसे कहते हैं बच्चों, वेव नंबर होता है मींस तरंग संख्या। तरंग संख्या क्या होती है बच्चों, वेव नंबर कुछ नहीं, इनवर्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा के व्युत्क्रम को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेव नंबर जो होता है, वेव नंबर इसको हम न्यू बार से शो करते हैं, वेव नंबर इज इक्वल टू होता है बच्चों 1/λ, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ होता है। ठीक है, अब बच्चों आप जानते हो 1/λ, इस 1/λ का फॉर्मूला R Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, अब यहाँ पे Z हमें क्या गिवन है, फर्स्ट बामर सीरीज, Z कुछ दिखा है तो अपन को क्या मानना पड़ेगा, H एटम ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं, तो उसको अपन H एटम के अकॉर्डिंग 1 लेते हैं, R Z को 1 ले लिया मैंने, H एटम। अब यहाँ पे क्या बोला है, बामर सीरीज। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो बामर श्रेणी की जो फर्स्ट लाइन है क्या बनती है बच्चों, बामर सीरीज में जंपिंग कहाँ होती है, सेकंड ऑर्बिट में, कहाँ से, उससे ऊपर 3 या 4 या 5 से कहीं से भी। तो फर्स्ट लाइन में जंपिंग कहाँ से होगी, 3 से 2 में जंपिंग होगी, तो 3 से 2 में जंपिंग हो रही है, तो यहाँ पे n1 2 हो जाएगा, n2 वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो बस यहाँ पे कर लो 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, 1/4 माइनस 1/9, तो यहाँ से ये एलसीएम तो कितना हो गया, 4 × 9 मीन्स 36, और ये 9 माइनस 4, तो 5R/36 ही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे में 11 के बाद फिर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है आपसे, एन आयनिक एटम इक्वलेंट टू हाइड्रोजन एटम एज वेवलेंथ इक्वल टू 1/4 ऑफ वेवलेंथ
ऑफ हाइड्रोजन लाइन द आयन विल बी। तो जो यहाँ पे वेवलेंथ की मतलब तरंग दैर्ध्य की आपको वैल्यू दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू 1/4 की फॉर्म में, तो हमें जेड की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल अभी आता था बच्चों 1/λ है, 1/λ प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है जेड स्क्वायर, 1/λ प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है, यही कहते हैं जेड इज प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा 1/√λ। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 1/4 दे रखी है, 1/4 की फॉर्म में पुट कर देंगे 1/4, तो 1/4 का इस रूट करने पे कितना जाएगा बच्चों 1/2 हो जाएगा, 2 चल जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ एच, तो 2 टाइम्स ऑफ एच जाएगा मतलब एच का 2 गुना। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एच, तो एच के लिए जेड कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो उसका डबल कर दो, जेड इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो जेड इक्वल टू क्या बच्चों हीलियम प्लस। ठीक है, तो हम कहते हैं दिस इंप्लाइज हीलियम प्लस एटम, ये आ जाएगा रिजल्ट हीलियम प्लस। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन 18 क्या कहना चाहता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जो फर्स्ट कह रहा है ऑर्बिटिंग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज एज इट शिफ्ट टू डिक्रीज ऑर्बिट अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। मतलब बच्चों यहाँ पे अपन जानते हैं कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/n, v प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों 1/n। सही बात है, n इंक्रीज करेंगे तो v की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी, तो सही है। अगर अपन दूर जाएंगे ऑर्बिट, ठीक है न्यूक्लियस दूर जाते जाएंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू इंक्रीज होगी बट वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट है, सही है। उसके बाद फिर सेकंड कह रहा है रेडियस ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम जानते हो बच्चों r इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है n स्क्वायर, तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अब ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होके प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। ठीक है, अब चलो एक बार इसको सेकंड स्टेटमेंट को छोड़ दें, क्योंकि है तो प्रोपोर्शनल फॉर्म में बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो चलो सेकंड को मान लेते हैं, करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली नहीं है प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। चलो एक बार सेकंड को अपन मान लेते हैं, सही है या रॉन्ग कुछ भी हो सकता है। थर्ड, फ्रीक्वेंसी विद विच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस डिस्क्रीट्स ऑर्बिट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो फ्रीक्वेंसी अपन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू f इज प्रोपोर्शनल टू होता है 1/n³, ये बताया था आपको मैंने। अब यहाँ भी इनवर्स फॉर्म में बट डायरेक्टली इनवर्स फॉर्म में नहीं आ रही। ठीक है, इनवर्स तो लिखा ही यहाँ पे मतलब विद क्रमानुपाती है बट डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, वहाँ पे 1/n⁻³ है। तो यहाँ भी इसको चलो 50-50 छोड़ते हैं एक बार, या तो सही होंगे तो दोनों स्टेटमेंट सही होंगे या ये दोनों ही रॉन्ग होंगे, r मतलब सेकंड एंड थर्ड, या तो सेकंड एंड थर्ड दोनों ही रॉन्ग है या सेकंड थर्ड दोनों ही करेक्ट होंगे। फर्स्ट तो करेक्ट है ही सही। उसके बाद फोर्थ में है बाइंडिंग फोर्स विद विच द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस इंक्रीज एज शिफ्ट टू आउट ऑर्बिट। ठीक है, और यहाँ पे इसमें फोर्स की बात कर रहा है, तो आप जानते हो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/r²। ठीक है, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², हम जानते हैं F इक्वल टू k q1 q2/r²। तो यहाँ पे फोर्थ में कह रहा है कि फोर्स इंक्रीज शिफ्ट आउट ऑर्बिट, नहीं फोर्स तो डिक्रीज होगा। तो चलो देखो क्या पता चला हमें, फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है, फोर्थ बिल्कुल रॉन्ग है। इन दोनों में हम 50-50 हैं कि कहीं सही लेना है या गलत लेना है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। जो ऑप्शन दे रखे हैं तो फोर्थ तो बिल्कुल रॉन्ग है, इसलिए आंसर सेकंड एंड फोर्थ तो आएगा ही नहीं। जो ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन फोर्थ है उसको काट दो, वो तो पॉसिबल नहीं है। अब बच्चा फर्स्ट एंड थर्ड, अब बच्चों फर्स्ट थर्ड में फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड बोला गया, थर्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपसे क्या बोला होंगे, तो फिर ये दोनों ही करेक्ट होंगे या फिर दोनों ही रॉन्ग होंगे। तो फिर यहाँ पे हमें कौन सा आंसर टिक करना पड़ेगा, थर्ड आंसर टिक करना पड़ेगा, मींस ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्लियर, तो इससे अपन यहाँ समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 अपन ने सोल्व किया। क्लियर, क्वेश्चन 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट विल बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन H एटम इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वैसे तो नेगेटिव होना चाहिए, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम जानते हैं एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है, पॉजिटिव थोड़ा होती है। चलो मैग्नीट्यूड लिख दिया होगा इसने एनर्जी का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम जानते हैं 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मैग्नीट्यूड दैट इज माइनस ऑफ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए कौन सी ऑर्बिट में, मींस किस एनर्जी लेवल पे होती है, n = 1 के लिए, n = 2 के लिए या n = 3 के लिए।
किसके लिए होती है बच्चों? ये होती है n=3 के लिए, ठीक है। तो यहां से हम देखें एनर्जी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको गिवन है। वैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इसका परिमाण लिखा हुआ है, बट हम जानते हैं कभी एनर्जी नेगेटिव होती है, मतलब पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो ये n क्या बच्चों 3 है, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट अपन जानते हैं ये एनर्जी होती है H एटम के लिए। अब आपसे कह रहा है कि इसमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, बस n चल गया है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? J NH/2π, ये अप्लाई कर दो, J NH/2π, ठीक है। n को 3 रख देंगे इंटू H/2π, ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो, h पता ही है आपको कितना बच्चों 3, h की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू 3.14, तो यहाँ से 3.14 है, इसको 2 करेंगे तो 6 के समथिंग हो जाएगा, 6 से समथिंग 6 कट जाएगा। तो देखो लगभग 3 इंटू 10⁻34, नियरली 3 इंटू 10⁻34 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? थर्ड ऑप्शन आ रहा है 3.15 इंटू 10⁻34, 3.15 इंटू 10⁻34। तो अपन अप्रोक्सीमेट आंसर चेक कर सकते हैं, यार रिजल्ट, ठीक है, ये आ जाएगा रिजल्ट। चलो अब देखें आंसर बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया इसके बाद 9-20 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन कोई टिपिकल नहीं है, बट अपन डाउट डिस्कस कर रहे हैं, तो जो भी ठीक ठीक क्वेश्चन है उनको सबको देख लेते हैं एक बार, ताकि कुछ डाउट्स आपके ना रह जाएं। ये चीज अपन देख रहे हैं 24। Whenever a hydrogen atom emits a photon in Balmer series, मतलब आपसे कह रहा है कि जब H एटम में बामर सीरीज का फोटोन इमिट हुआ है, बामर सीरीज में फोटोन कब इमिट होता है बच्चों? बामर सीरीज का फोटोन जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंपिंग करता है? बामर श्रेणी के फोटोन के लिए इलेक्ट्रॉन की जंपिंग कहाँ होती है बच्चों? किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n=2 में। तो n=2 में जंपिंग हुई है, वहां से फोटोन निकला है, तब 2 में जंपिंग हुई है, तो 2 के बाद फिर 1 में भी तो आएगा, कि हम जानते हैं ग्राउंड एनर्जी लेवल कौन होता है बच्चों? 1 होता है। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गिरना है? 1 में गिरना है। फाइनली 1 पे तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो अभी n=2 वाली जंपिंग हुई थी, ठीक है, मतलब बामर सीरीज में n=2 में जंपिंग हुई है, किसी भी हायर स्टेट से n=2 में इलेक्ट्रॉन आया, तो 2 के बाद फिर 1 में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों? फिर जो थर्ड ऑप्शन आपसे कहा गया है, इट मस्ट इमिट अनदर फोटोन इन द लाइमन सीरीज, बिल्कुल पक्की बात है। जब n=2 में पहुंचा है तो 2 के बाद तो फिर 1 में आएगा आएगा। तो 2 से 1 में जब गिरेगा तो लाइमन सीरीज, जो लाइमन श्रेणी में, लाइमन सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है, लाइमन सीरीज का फर्स्ट मेंबर, मतलब n=2 से n=1 में जंपिंग वाला जो फोटोन है वो यहाँ पे डेफिनेटली इमिट होगा, ठीक है। तो थर्ड आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो अगर 9 तो 24, ठीक है। तो यहाँ पे बामर सीरीज में जंपिंग होती है n=2 में, बामर सीरीज, ठीक है। बामर सीरीज जंपिंग अपन जानते हैं n2 से 2 में जंपिंग होती है, ठीक है, n से 2 में जंपिंग होती है यहाँ पे 2 में, ठीक है। तो फिर लाइमन सीरीज फाइनली 2 to 1 जंपिंग आल्सो ऑब्टेन, ये भी आपको ऑब्टेन होगी, मीन्स प्राप्त होगी, सही, डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे लाइमन सीरीज तो मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 एज द इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट ऑफ H एटम passes from n=1 to n=2, the kinetic energy K and potential energy U changes as। तो सिंपल अपन देखते हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे टोटल एनर्जी हो, प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? 1/n², ठीक है। तो आप यहाँ जानते हो, देखो 26 में अपन देखें 26 काइनेटिक एनर्जी हो एंड जो पोटेंशियल एनर्जी हो एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होती है बच्चों? टोटल एनर्जी होती है। एंड टोटल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू E, एंड E इज प्रोपोर्शनल टू n², ठीक है। तो यहाँ पे n को अगर अपन डबल कर देंगे, 1 से लेकर 2 में जा रहा है तो n को डबल हो रही है, n=2 हो रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों की वैल्यू आ जाएगी 1/4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम कह देंगे thus KE' = KE/4 एंड P' = PE/4, दोनों की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, ठीक है। इसको, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 1/4 होगी, पोटेंशियल एनर्जी 1/4, ठीक है। ये आ गया रिजल्ट, बात पहले पड़ी।
बट बच्चों यहाँ पे बताइए, अच्छा बताइए पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी बताओ इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है बच्चों, डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। एंड पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या फर्क पड़ा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है। और बोलो कहाँ इंक्रीज हुई बेटा, तो 1/4 हो रही है, कहाँ हो रही है इंक्रीज, नहीं इंक्रीज हो रही है, क्यों, तो एक्चुअली वो जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, इसका मैग्नीट्यूड 1/4 टाइम्स हो गया है, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है इसका परिमाण 1/4 टाइम्स हो गया है, बट ये वैल्यू नेगेटिव थी, इसका मतलब थोड़ी सी कम नेगेटिव हो गई है, पहले ज्यादा नेगेटिव थी अब थोड़ी कम नेगेटिव हो गई है, और कोई वैल्यू थोड़ी कम नेगेटिव हो जाए इसका मतलब वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये जाएगा रिजल्ट, तो इसमें क्या जाएगा आंसर, थर्ड, के 4-fold एंड यू आल्सो 4-fold, 26 का थर्ड आंसर जाएगा, ठीक है। 26 के बाद फिर देखें क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, if the kinetic energy of an electron, a proton and neutron and alpha particle is identical, मतलब सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है, the maximum डी ब्रोगली वेवलेंथ will be 4। और जो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए आप जानते हो एनर्जी के साथ रिलेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू अपन पढ़ते ही है h/√2me, ये आपको लिखाया था मैंने बचपन में, लैम्डा इज इक्वल टू h/p और p को लिख देते हैं √2me। तो यहाँ से बच्चों e सबका सेम है, e यहाँ पे आपको सेम गिवन है, सेम गिवन है, e की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो दिस इंप्लाइज लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/√m। तो अपन जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे स्मॉलेस्ट होता है, जो भी पार्टिकल सारे दे रखे हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे लार्जेस्ट आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट, इसलिए बच्चों यहाँ पे लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, ये आपको मिलेगा। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 30 सोल्व कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखें आगे, और अब बच्चों क्वेश्चन 30 के बाद अपन देखें क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 इस नाम से क्या है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल विद वर्क फंक्शन 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहाँ पे जो लाइट का फोटोन है, उस फोटोन का जो आपको वेवलेंथ दी है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य रखी है 500 नैनोमीटर, या हम कहते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। अब उसको हम किसी सरफेस पे गिरा रहे हैं जिसका वर्क फंक्शन मतलब कार्यफलन, वर्क फंक्शन आपको दिया है 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब तो इनमें से एक जो क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया था क्या होता है बच्चों, जहाँ पे आप एक सरफेस पर कोई फोटोन गिराते हैं तो वहाँ से फोटोन की कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो जाती है, जो रिमेनिंग एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन होती है, ठीक है। ये चीज अपन देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए, तो इस केस में देखो होता क्या है, चलो हल्का सा ये समझा दूं क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 अपन देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए ये बच्चों इस तरह से ये एक सरफेस है ये, ठीक है। इसका वर्क फंक्शन कितना रखा है आपको, फाई नॉट इज इक्वल टू, फाई नॉट की वैल्यू गिवन है आपको 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है इसका वर्क फंक्शन। अब यहाँ पे इस पे बच्चों ये फोटोन इस पे गिर रहा है, फोटोन इस पे इंसिडेंट हो रहा है, फोटोन, ठीक है, जिससे यहाँ से फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, यहाँ से सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, ये फोटोन इस पे इंसिडेंट हुआ, फोटोन जिससे सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। अब चाहे यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ आपसे पूछी जा रही है क्या है, इस फोटोन की एनर्जी, इसकी आपको लैम्डा कितनी गिवन है बच्चों, जो लैम्डा गिवन है ये गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में तो 500 गिवन है, एंगस्ट्रॉम में देखेंगे तो 5000 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी अपन देखें, काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स की क्या होती है ये पढ़ेंगे आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। मीन्स यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है इसकी मैक्सिमम पॉसिबल जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ई फोटोन, मतलब फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। एंड फोटोन एनर्जी अपन कैसे निकाल सकते हैं, आपको 1 2 का 4 समझाया था आपको ने, 1 2 का 4 करना सिखाया था, तो 12400, तो 12400 डिवाइड बाय लैम्डा एंगस्ट्रॉम, लैम्डा को आप एंगस्ट्रॉम में रखोगे तो डायरेक्ट रिजल्ट किस बात है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में,
और फाई नॉट तो खैर आपको दे रखा है, कितना है फाई नॉट की वैल्यू 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे इसमें 12400 में हम डिवाइड करेंगे 5000 का, फिर -2.28 करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे डिवाइड करने पे ये जो वैल्यू आ जाएगी 2.48 आती है, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब इससे ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो सकता, इससे कम का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इससे कम का तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है। तो यहाँ से हमने कहा के मैक्स है, तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी मे बी मतलब हो सकती है, क्या हो सकती है, जो E इज लेस देन इक्वल टू के ई मैक्स। ठीक है, के ई मैक्स मीन्स E लेस देन इक्वल टू 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये तो क्या है मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है 0.2, इससे कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ज्यादा एनर्जी का नहीं निकल सकता। क्यों, ऐसा एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सरफेस के अंदर जब ये एटम टकराता है तो जरूरी थोड़ा ना कि सरफेस के टॉप मॉलिक्यूल वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। ठीक है, 2-3 लेयर अंदर जाके पहुंचे मान लो, और वहां पे उस एटम को निकाले मान लो थर्ड लेयर, जो थर्ड एटॉमिक लेयर है, थर्ड लैटिस है, थर्ड लैटिस वहां से मान लो निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन बाहर। तो जब इलेक्ट्रॉन निकला तब तो उसकी एनर्जी कितनी थी 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट जब उसे थर्ड लेयर से सेकंड लेयर तक पहुंचा, सेकंड से फर्स्ट तक पहुंचा, तो रास्ते में टक्कर करते हुआ आ रहा है, कोलिजन करता आ रहा है, गिरता पड़ता आ रहा है। तो जब सरफेस से बाहर निकलता है तो उसकी थोड़ी एनर्जी और कम हो जाती है, मतलब 0.2 से भी कम आ सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। तो मतलब 0.2 क्या है इसकी मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी, इससे कम एनर्जी पॉसिबल बट इससे ज्यादा नहीं पॉसिबल नहीं है। तो जो लिखा है E इज लेस देन इक्वल टू 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपन जानते हैं बच्चों यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट ऑफ वी करते हैं, रूट ऑफ वी। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे वोल्टेज एंड एनर्जी दोनों के मैग्नीट्यूड हम जानते हैं सेम है। एनर्जी जितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है उतना ही वी वोल्टेज में होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें E की वैल्यू मैक्सिमम पुट करेंगे तो लैम्डा क्या आएगा मिनिमम, लैम्डा की वैल्यू मिनिमम आएगी। ठीक है, तो यहाँ से E मैक्स तो ये आ गया के ई मैक्स, तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो क्या होगा बच्चों लैम्डा मीन आएगा, ये लैम्डा मीन क्योंकि यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल ये वैल्यू मैक्सिमम है तो ये वैल्यू मिनिमम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 12.27 अपॉन के ई मैक्स रख दिया अपने, के ई मैक्स कितना 0.2 रूट ऑफ 0.2। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो उसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू बनती है 2.8 पर 28 एंगस्ट्रॉम, 28 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से लैम्डा की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसका मतलब किसका लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 28 एंगस्ट्रॉम, इक्वल टू लगा चलो 28 एंगस्ट्रॉम। तो इसका आंसर आ जाएगा लैम्डा को 28 एंगस्ट्रॉम से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, मतलब पहला आंसर आ जाएगा इसका 32 का फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 32 के बाद अपन देखें बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 35। रेस्ट मैटर पार्टिकल है मास m0 मूव विद वेलोसिटी c। तो आपको मैंने बताया था इफेक्टिव मास भी कोई चीज होती है। 35 अपन देखें इफेक्टिव मास m इज इक्वल टू, या बताइए m0 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो वेलोसिटी जो है सी स्क्वायर के सी के इक्वल गिवन है तो कट जाएगा ये, तो नीचे 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, m0 अपॉन रूट ऑफ 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो गया है तो 0 से डिवाइड करने पे कितना आ गया इन्फिनिटी। तो मास तो यहाँ पे इन्फिनिटी, इस तरह यहाँ पे अगर अपन लैम्डा फाइंड करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h अपॉन एम वी। तो h अपॉन m तो इन्फिनिटी है, वेलोसिटी यहाँ पे c है तो कितना जाएगा इन्फिनिटी का डिवाइड करते ही लैम्डा कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, 35 के बाद फिर देखें क्वेश्चन नंबर 36। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे इन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स गन कैन बी इंक्रीज बाय। तो अपन जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कहते हैं और हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी और हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वी वोल्ट आपने अप्लाई किया है वी वोल्ट। ठीक है, तो Q इंटू वी,
Q into V, तो मीन्स स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज। Q तो कौन है बच्चों यहाँ पे, E होता है, कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E, तो उसको लिखते हैं E इंटू V कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V। तो आप V को अगर आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करोगे तो स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा 36 का। क्लियर, ये तो अपन स्टेज 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अभी स्टेज नंबर 2 अपन देखें। स्टेज 2 देखिए, अब देखें सेकंड क्वेश्चन ऑफ स्टेज 2। तो जो इसमें कह रहा है, द एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज शोन इन फिगर, देयर आर सम ट्रांजिशन ए बी सी डी ई, ये दिखा रखे हैं, ट्रांजिशन ए बी सी रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट। अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट तो सिंपल है, सेकंड अपन देखें। अब जो इस डायग्राम में एक्चुअल तो देखो, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन डायग्राम गिवन है, इसमें जो एरो नीचे आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं नीचे, ए बी सी, ये डाउन साइड में, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आता है तो उस केस में फोटोन इमिट होते हैं। फोटोन इमिट होता है मीन्स इमिशन स्पेक्ट्रम को शो करता है। और बच्चों जब डी से ई जा रहा है, मतलब सॉरी नीचे से ऊपर जा रहा है एरो, मतलब एक तो डी वाला और एक ई वाला, डी एंड ई एरो जो है वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है। वो कब जाता है, जब वहां पे आपको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, मीन्स एटम को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। आप एनर्जी को मतलब आप इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्व कर लेगा, अवशोषित कर लेगा और ऊपर चल जाएगा। मीन्स उसे क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब अवशोषण स्पेक्ट्रम। जबकि ए बी सी वाले क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब वहां पे क्या बोल रहा है, देखो डी एंड ई रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। अब डी एंड ई में तो क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है मीन्स एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे डी एंड ई दोनों किसको शो कर रहे हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम को, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को शो कर रहे हैं, तो और एब्जॉर्प्शन को शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कौन सा वाला, देखिए जो डी है वो तो कहां से स्टार्ट हुआ है, सेकंड n इक्वल 2 से। डी जो स्टार्ट हुआ है n इक्वल 2 से स्टार्ट हुआ है, मतलब डी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है किसका, बामर सीरीज का। बट ई वाला जो एरो है वो कहां से स्टार्ट हुआ है, 1 से। तो ई वाला जो एरो है वो शो कर रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइमन सीरीज को, कि लाइमन सीरीज मतलब ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एंड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये समझ रहा बता रहा है इसका, ठीक है। ऑब्जर्वेशन लाइन ऑफ फार्मा सीरीज एंड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हम जानते हैं बच्चों ई से इन्फिनिटी तक जा रहा है, देखो गौर से, ई वाला जो है 0, ई वाला जो है 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो 1 से इन्फिनिटी जाना मतलब पूरा की पूरा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, कंप्लीटली बाहर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, मतलब क्या कर रहे हैं, एटम को आयनाइज कर रहे हैं। आयनाइज कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं इसको, लाइमन सीरीज वाले को, ठीक है। अब उसका देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे नहीं, सॉरी 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 वोल्ट। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटो एनर्जी 12.1। द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी विल बी। देखिए बच्चों यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एच एटम का दे रखा है 13.6, फिर अपन जानते हैं इतना ही होता है। अब इस एटम को बच्चों हम कहाँ से एक्साइट करें बच्चों, इसको हम फोटोन, इस पर हम फोटोन गिरा रहे हैं, कौन सा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जिससे एच एटम उत्तेजित हो रहा है, एक्साइट हो रहा है। तो जो एक्साइट हो गई कितना कहाँ तक पहुंच जाएगा, देखिए आप जानते हो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो डिफरेंस है, डेल्टा ई इज इक्वल टू आपको 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। अब 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो कौन से एनर्जी लेवल का डिफरेंस है बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड का, ठीक है। मीन्स E3 माइनस E1 को शो कर रहा है, E3 माइनस E1, हम जानते हैं ग्राउंड स्टेट E1 की वैल्यू क्या होती है, -13.6, ठीक है। एंड E3 की वैल्यू 1.5 माइनस ऑफ 1.5, तो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल आ रहा है। इसका अलग जो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक पहुंच जाएगा, 1 से लेकर 3 तक। अब 1 से 3 तक पहुंच गया है, अब वापस नीचे भी तो आएगा, तो वापस नीचे आएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो देखो डेल्टा एन अगर अपन निकालें, डेल्टा एन इज इक्वल टू हम जानते हैं n2 माइनस n1 होता है, तो n2 कितना है 3, n1 इज 1, तो कितना है 2। डेल्टा एन तो यहाँ पे कितना बच्चों 2 के इक्वल है, ठीक है। अब नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ इमिशन लाइंस, उत्सर्जन रेखाओं की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ इमिशन लाइंस, n इज इक्वल टू, पता ही आपको बताता मैं फॉर्मूला, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो डेल्टा एन तो कितना है यहाँ पे 2 इंटू डेल्टा एन प्लस 1 3/2, तो कितना आ गया n इज इक्वल टू 3। तो क्या जाएगा इसका आंसर, थर्ड, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम इमिट्स फोटोन ऑफ
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब जो आपको बताया था मैंने, यहाँ पे जो फोटोन की वैल्यू होती है ई फोटोन कह लें या एच इंटू न्यू कह लें, क्योंकि फोटोन एनर्जी क्या है एच न्यू, और ये किसके बराबर होगी बच्चों, डेल्टा ई के। डेल्टा ई मीन्स E2 माइनस E1, ठीक है, डेल्टा ई के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डेल्टा ई, या हम कह सकते हैं इसको लेंथ ऑफ एरो कह सकते हैं, लेंथ ऑफ एरो मतलब जो ट्रांजिशन होता है उसमें एरो की जो लंबाई है, तीर की लंबाई उसके प्रोपोर्शनल फॉर्म में होगी। कहां से देखें, फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है, दिस फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एरो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं 2 से 1 में जो जंपिंग होती है, 2 से 1 में, जैसे अपन H एटम की बात कर लें तो 2 से 1 में जब जंपिंग होगी तो ये एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता नहीं होता, कि ग्राउंड वैल्यू -13.6 है, फिर नेक्स्ट वैल्यू -3.4 है, ठीक है। तो उनका जो डिफरेंस है कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो 2 से 1 के केस में सबसे हाईएस्ट जो ऑप्शन देखें ना पे, इन ऑप्शन देखें 2 से 1 तक का जो गैप है, एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, ठीक है। मींस उस केस में जो फ्रीक्वेंसी इमिट होगी, फोटोन जो इमिट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी। और फिर 1 से 2 क्यों नहीं बोल सकते बेटा, 1 से 2 तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, तो और फोटोन इमिट थोड़ा होगा, एब्जॉर्ब होगा। 1 से 2 में जाने के लिए तो हमें फोटोन को देना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा फोटोन इस पे, जो उसको एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, तो नीचे से ऊपर जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तभी तो वहां से फोटोन इमिट होता है, ठीक है। एटम से फोटोन इमिट कब होता है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है। तो 2 से 1 अपन टिक करेंगे, ठीक है। और वो फोर्थ भी ऑप्शन है 6 से 2, ये तो और बड़ा दिख रहा है, नहीं दिखने में लग रहा है कि 6 से 2 गैप बहुत ज्यादा है, ये n का गैप ज्यादा है, बट एनर्जी का गैप कम ही होता है। n 6 से लेकर 2 तक के लिए, 6 से लेकर 2 तक के लिए गैप काफी कम होता है, क्योंकि मेन गैप जानते हैं जैसे नीचे ऊपर जाते हैं गैप कम होते आता है, नीचे ऊपर जाने पे गैप कम होता है, तो नीचे अलग गैप ज्यादा होते हैं, ऊपर जाने पे गैप कम होते आ रहे हैं। तो सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है बच्चों, n = 2 से n = 1, ये आ जाएगा रिजल्ट, मतलब सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 में द एब्जॉर्प्शन इज ट्रांजिशन बिटवीन द फर्स्ट एंड फोर्थ एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 3, इमिशन ट्रांजिशन बिटवीन दीज स्टेट्स विल बी। तो देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ H एटम बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ हाइड्रोजन एटम्स आर 3, बिल्कुल सही बात है। पर अपन जानते हैं यहाँ पे 4 एनर्जी लेवल्स, ये 4 एनर्जी लेवल शो कर दें, ये बच्चों n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जानते हैं इस तरह से होता है, ग्राउंड से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवशोषित होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो ग्राउंड से 1 में जा सकता है, ग्राउंड से मतलब ग्राउंड से 2 में आ सकता है, ग्राउंड से 3 में आ सकता है, ग्राउंड से 4 में। तो 3 एब्जॉर्प्शन लाइन दिख रही है आपको, ठीक है। अवशोषण रेखाएं कितनी है इसमें, एब्जॉर्प्शन लाइंस 3 हैं, ये 3 एब्जॉर्प्शन लाइन से 1 के रेस्पेक्ट में, 2 में, 1 से 3 में, या 1 से 4 तक में आ सकता है। अब 4 में चला गया ये, ठीक है, मैक्सिमम 4 तक चला गया। अब यहाँ पे आपके हिसाब से कह रहा है कि जब ये इमिशन होगा इसमें, तो इमिशन होगा तो अब इसमें कितनी लाइंस पॉसिबल हैं यह बतानी है इमिशन के लिए। और तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लौटेगा तो इमिशन लाइन क्या क्या हो सकती है, क्या कई सारी हो सकती हैं। देखिए जैसे यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन लौटे तो यहाँ से यूँ लौट जाए, यहाँ से यहाँ तक, यह हो सकता है यहाँ से, पहले यहाँ से यहाँ लौटे, फिर यहाँ से यहाँ लौटे, इस तरह से, या हो यहाँ से इस जगह, यहाँ से यहाँ पे आए, ठीक है, या डायरेक्ट यहाँ से फिर यहाँ पे आए, या यहाँ से फिर यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप कर जाए। तो ऐसे टोटल कितनी लाइंस पॉसिबल हैं, 6 इमिशन टाइम पे। यहाँ पे इस तरह से देखो, ये नहीं बोलेंगे, यहाँ से यहाँ पे इस जगह, ठीक है, इससे टोटल 6 लाइंस पॉसिबल है। कैसे, ये तो मैंने डायग्राम सिखा दिया। फिर आप यूँ सोचिए, ऐसे भी निकाल सकते हो फॉर्मूले से। तो यहाँ पे डेल्टा एन अपन देखें, डेल्टा एन कितना रहा, डेल्टा एन 4 - 1 दैट इज 3। फिर बच्चों कैपिटल एन जो होता है नंबर ऑफ इमिशन लाइन कितनी होती है, लिखा था अपन ने फॉर्मूला, ये रहा, इस फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, 2 × 2 नहीं 3 है, 3 × 3 × 3 + 1, 3 × 3 + 1 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना जाएगा 6। टोटल इमिशन लाइन कितनी आएंगी, 6 आएंगी, ठीक है। तो क्या जाएगा इसका आंसर, 4th ऑप्शन, ठीक है, यस। अब चलता देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद 9 के बाद 10th क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मैक्स ट्रांजिशन n1 = n2, n1 से n2 में जा रहा है बच्चों, ठीक है। एंड द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल स्टेट इज 8 times द फाइनल स्टेट।
द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n1 n2 आर। और जो टाइम पीरियड, ये आपको सिखा चुका हूं मैं बचपन में, टाइम पीरियड t इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है n क्यूब। ठीक है, किया था मैंने 3-4 दिन पहले सॉल्व किया था, t प्रोपोर्शनल टू क्या था बच्चों, n क्यूब। ठीक है, t इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, तो यहां से आप देखिए t इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब आ रहा है, तो यहां से n प्रोपोर्शनल टू n इज प्रोपोर्शनल टू t पावर 1/3 हो जाएगा, t पावर 1/3। तो यहाँ से n1 अपॉन n2 फाइंड करेंगे तो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। तो t1 अपॉन t2 की वैल्यू यहाँ पे जो गिवन है आपको, मतलब 8/1 पावर, सॉरी 1/8 है ना, सही है नहीं, 8/1 पावर 1/3, तो कितना बच्चों यहाँ पे 2/1 हो गया ये। ठीक है, क्योंकि 8 का 1/3 पावर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 का तो 1 होगा, तो n1 अपॉन n2 कितना है 2/1। मतलब n1 n2 का जो रेशियो है, वो अनुपात जो है वो 2/1 की फॉर्म में। तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो इसमें किस ऑप्शन में ये जो रेशियो बन रहा है 2/1 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। हम जानते हैं 4/2 करेंगे तो 2/1 ही बनेगा। ठीक है, और तो किसी में पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 4, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आएगा n1 इज इक्वल टू 4 एंड n2 इज इक्वल टू 2। हाँ, अगर ऑप्शन ही होता कि n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 1 तो वो भी करेक्ट होता। यही होता कि n1 इज इक्वल टू 6 n2 इज इक्वल टू 3, वो भी करेक्ट होता। कि पॉसिबल वैल्यू पूछिए तो पॉसिबल वैल्यू मतलब इस रेशियो में बनना चाहिए आंसर, तो इस रेशियो में तो केवल ये आ रहा है पहला ऑप्शन। ठीक है, फिर ये हो गया 10th क्वेश्चन। 10th के बाद बच्चों फिर देखें क्वेश्चन नंबर 14। 10th का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में इन हाइड्रोजन एटम द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 2 and n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट इज E, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, अपन जानते हैं एनर्जी क्या होती है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर होता है। अब यहाँ से E अपॉन ई डैश अगर अपन फाइंड करें, E अपॉन ई डैश, तो E अपॉन ई डैश, तो E तो बच्चों यहाँ पे किससे करस्पॉन्डिंग एनर्जी है 2 से 3 वाले के लिए, तो यहाँ से तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर एंड बच्चों ई डैश, ये आयोनाइजेशन के लिए मतलब आयनन के लिए एनर्जी है। तो आयोनाइजेशन के लिए अपन इलेक्ट्रॉन को 1 से इन्फिनिटी तक एक्साइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे n2 कितना होगा इन्फिनिटी स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर n1 स्क्वायर और माइनस n2 स्क्वायर इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 माइनस 1/9, तो नीचे तो क्या 1 हो गया, 1/4 माइनस 1/9 और नीचे 1 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे इसमें कितना आएगा 5/36, 5/36 हो गया, तो 5/36 तो हमें क्या निकालना है, ई डैश निकालना है। तो ई डैश इक्वल टू क्या आएगा 36E/5, 36E/5, तो यहाँ पे 36/5 करें 7.2 हो गया, तो 7.2E। तो देखो लोग कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा इसके अंदर सेकंड। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, द डायग्राम शोन इन पाथ ऑफ 4 अल्फा पार्टिकल्स ऑफ सेम एनर्जी बीइंग स्कैटर्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ एन एटम साइमल्टेनियसली विच ऑफ दीज आर नॉट फिजिकली पॉसिबल। और यहाँ पे देखो 4 डायग्राम दिखा रखे हैं आपको, 4 चित्र दिखा रखे हैं, चारों में अल्फा पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है एक न्यूक्लियस की तरफ। और हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होता है। तो जो अल्फा पार्टिकल आप न्यूक्लियस पे प्रोजेक्ट करोगे तो बताइए अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, सीधी सी बात है रिपेल होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में रिपेल हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है, लेकिन फोर्थ वाले केस में अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस की तरफ। तो अट्रैक्ट तो होना ही नहीं, झूठ बोल रहा है फोर्थ ऑप्शन तो इसलिए फोर्थ वाला पाथ यहाँ पे रॉन्ग है, तो इसलिए आंसर क्या टिक करेंगे ओनली फोर्थ, क्योंकि ये फोर्थ वाला पाथ अट्रैक्शन नेचर को शो कर रहा है। तो अट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता कि दोनों, आप पे हम जानते हैं चार्ज पॉजिटिव होते हैं, मीन्स दोनों लाइक चार्ज हैं। ठीक है, सजाती आवेश हैं, तो इनमें तो क्या होगा रिपल्सन ही होगा। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 अपन ने कर ही लिया। ठीक है, रिपल्शन फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखें क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 17 देखें अब। क्वेश्चन नंबर 17, द डायग्राम शोज द एनर्जी लेवल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन एटम विच ट्रांजिशन शो रिप्रेजेंट टू इमिशन और फोटोन विद मोस्ट एनर्जी। ठीक है, इमिशन की बात कर रहे हैं बच्चों। इमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन को कहाँ आना पड़ेगा, ऊपर से नीचे।
तो इसलिए बच्चों ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। जो फर्स्ट डायग्राम मतलब जो फर्स्ट एरो है वो तो मैं टिक करना ही नहीं भूल जाओ, क्योंकि यहाँ तो नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट एरो को देखना ही नहीं, कोई इमिशन की बात कर रहा हूँ ओनली। इमिशन के लिए कब होता है इमिशन ऑफ फोटोन, फोटोन का इमिशन कब होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। तो फर्स्ट को भूल जाओ, केवल सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जिसमें सबसे ज्यादा लेंथ ऑफ एरो होगा उसमें एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। तो हम जानते हैं नीचे वाले जो गैप होते हैं वो एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। मीन्स जो लेंथ ऑफ एरो लार्ज होते हैं नीचे वाले, मीन्स एनर्जी गैप ज्यादा होता है, ऊपर जाने पे गैप कम होता जाता है। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी गैप कौन सा वाला होगा, थर्ड वाला, मीन्स n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में जो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो रही है वो, ठीक है। तो यहां से हम देखें ई फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ एरो, ठीक है, लेंथ ऑफ एरो, ठीक है। डाउन साइड की बात करेंगे अपन, डाउन साइड मतलब नीचे की ओर वाला एरो ना चाहिए, डाउन साइड एरो, क्योंकि अप साइड एरो तो किसको शो करता है, एब्जॉर्प्शन को, अवशोषण को शो करता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उत्सर्जन की, इमिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पे आपको डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में दिखा रखा है। अब बच्चों कह रहा है कि कंसिडर फिगर शोन, सपोज द वोल्टेज अप्लाइड इन इलेक्ट्रॉन गन इज इंक्रीज, द डिफ्रैक्टेड बीम विल हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा एट। ये तो खैर अभी आपको थ्योरी पढ़ाते टाइम समझाया था मैंने कल। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आप जानते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो 1 इंटू लैम्डा, मतलब एन लैम्डा बराबर क्या होता है, कैपिटल डी साइन थीटा। वैसे समझा दिया था आपको थ्योरी में, फिर भी देख लो हल्का सा दोबारा। लैम्डा इज इक्वल टू अपन जानते हैं 12.27 अपॉन रूट वी, ठीक है, इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हम किसको इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं इफ वी इंक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है यहाँ पे, विच क्रमानुपाती आ रहा है, यहाँ वी नीचे यहाँ थीटा ऊपर है, तो वी इंक्रीज करेंगे तो थीटा क्या होगा, डिक्रीज। तो कौन सा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, थर्ड आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो 21 के बाद फिर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24, assume that a molecule of nitrogen is moving with a root mean square speed at temperature 300, the de Broglie wavelength of nitrogen molecule is। देखो ये ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्लास में सोल्व किया भी है। अब यहाँ पे इसमें नाइट्रोजन की बात कर, अपन ने क्लास में N2 मॉलिक्यूल की बात की थी, यहाँ पे केवल N मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो अपन ने वहाँ पे N2 का मास कितना यूज किया था, 28। यहाँ पे आपको यूज करना है 14, ठीक है। तो यहाँ पे 14 यूज करेंगे तो उससे आंसर आ जाएगा। मीन्स बच्चों ये लिखा था अपन लैम्डा इज इक्वल टू, याद करो लिखा फॉर्मूला 25.4 रूट ऑफ एम टी, ठीक है। जहां पे आपको यहाँ पे वैल्यू जो पुट करनी है एएमयू के अंदर पुट करना है मास, तो मास तो 14 एंड टेम्परेचर 300, ये पुट करेंगे तो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ पे बन जाता है 3.92 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है, ये बन जाएगा इसका आंसर। वैसे तो डायरेक्ट रिजल्ट किसमें आएगा, पहले एंगस्ट्रॉम में आएगा बच्चों, पहले एंगस्ट्रॉम में आएगा, फिर इसको आप मीटर में चेंज कर लेना, ठीक है, मीटर में चेंज कर लेना, आंसर तो यहाँ से निकालोगे, एंगस्ट्रॉम में आएगा, फिर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसका फर्स्ट आंसर बन जाएगा। 24 के बाद फिर देखें क्वेश्चन नंबर 27 डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एविडेंस डी ब्रोगली इक्वेशन ऑफ वेवलेंथ विच करेक्ट। तो देखो यहाँ पे आपने कहा था जो वोल्टेज, तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट वोल्टेज को उसने चेंज किया था, 1 वोल्ट लिया, 2 वोल्ट लिया, 3 वोल्ट लिया, ऐसे करते करते 100 तक चेंज किए। उसको पीक, शार्प पीक कब ऑप्टिमम होता, शिखर मान, जो उसमें पोलर डायग्राम बनाया था अपन ने, ध्रुवीय आरेख, पोलर डायग्राम। तो पोलर डायग्राम में पीक पॉइंट जो मिला था आपको, किस वोल्टेज मिला था, 54 पे। इसका मतलब पहले वोल्टेज को इंक्रीज किया 54 तक, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज हुई, मतलब जो पीक जो वो इंक्रीज हुआ, उसका फिर वापस डिक्रीज हुआ। तो क्या मतलब है कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी है डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम, इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा किस एंगल पे आ रहे होते हैं, किस एंगल पे एंड किस वोल्टेज पे, 54 वोल्ट वाली कंडीशन पे 50 डिग्री एंगल पर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 27 की हम बात कर रहे हैं, 27, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें वी को, वी की वैल्यू बच्चों यहाँ से हम देखें वी की वैल्यू एट V is equal to 54 वोल्ट, V is equal to 54 वोल्ट, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इंटेंसिटी, ठीक है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इंटेंसिटी के लो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बच्चों इंटेंसिटी का रिलेशन नंबर से ही होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इंटेंसिटी मैक्सिमम। मीन्स यहाँ पे वोल्टेज ग्राफ हमें कुछ इस तरह मिलेगा, इस तरह से, ये यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी के लो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ही बात है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस वोल्टेज। तो ये ग्राफ ये आता है इस तरह से, ये कौन सा वोल्ट है बच्चों, 54 वोल्ट, 54 वोल्ट पे मैक्सिमम मिल रहा होता है, ठीक है, ये देख लिया मैंने बच्चों। फिर क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कहा 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद सेम स्पीड v, 1 इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अदर एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन आफ्टर सम टाइम इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स आर λ1 एंड λ2 देन। अब चलो देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब λ2 की बात करें, λ2 तो फिक्स रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में हम जानते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मीन्स λ2 तो क्या है बच्चों, λ2 इज इक्वल टू क्या होगा, अनचेंज, λ2 तो अनचेंज रहेगी, तो फिक्स रहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी वेक्टर है। तो हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो λ2 तो क्या रहेगा, अनचेंज। बट λn की वैल्यू, बट λ1 मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में λ1 की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होती है बच्चों, देखो आज यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन को फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही प्रोजेक्ट किया है और फोर्स भी उधर लग रहा है, तो लगातार उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज, लगातार उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन को फील्ड के अलोंग, फील्ड की दिशा में अगर आपने उसको प्रोजेक्ट किया होता, तो उसकी स्पीड क्या होती, डिक्रीज। तो इसकी स्पीड डिक्रीज या इंक्रीज कुछ भी हो सकती है, इसलिए वेवलेंथ की भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकती है। λ1 विल इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पे तो क्या बच्चों, बिकॉज फर्स्ट वाले केस में बिकॉज v इज इक्वल टू क्या रहेगा, फिक्स्ड, ठीक है, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे बिकॉज v, स्पीड की वैल्यू क्या है बच्चों, स्पीड की वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज या इंक्रीज कुछ भी हो सकती है। तो स्पीड अगर डिक्रीज हुई तो लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है। तो v की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो लैम्डा 1 इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो λ1 डिक्रीज हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आ गया बच्चों इसके अंदर, फोर्थ ऑप्शन, λ1 ग्रेटर देन λ2 भी हो सकता है, λ1 लेस देन λ2 भी आ सकता है, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29, एन इलेक्ट्रॉन विल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर आपने उसको 50 वोल्ट से एक्स्ट्रा आपने इसको एक्सलेट कर दिया है, एक्स्ट्रा त्वरित कर दिया किससे, 50 वोल्ट से। तो अब इसकी जो न्यू काइनेटिक एनर्जी, अपन जानते हो वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी भी होती है, 50 वोल्ट है तो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 100 तो पहले से थी सही, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आ गई, तो न्यू जो काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे 29 की बात करें बच्चों, के ई डैश, ठीक है, ई डैश इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, ई पर ई प्लस यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मतलब 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे 100 तो थी सही, ये ई कितना बचा, यहाँ पे 100 है, 100 प्लस 50 कर दो, ई डैश इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना आ गया ये 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एनर्जी जो होगी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, और जितनी एनर्जी उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना आ जाएगा बच्चों, एनर्जी हुई 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपन वोल्टेज देखें तो वोल्टेज कितना होगा बच्चों, वोल्ट की फॉर्म में 150 वोल्ट। और फिर हमसे यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन जानते हैं ये होता है 12.27 अपॉन रूट वी, ठीक है। अब 12.27 आपको समझा था मैंने, 12.27 ये 150 होता है, रूट ऑफ 150, रूट ऑफ 150 की वैल्यू क्या होती है 12.27 के समथिंग, रूट ऑफ 12.27 को मैंने लिख दिया रूट 150, और ये वोल्टेज तो ऐसे ही 150, तो वोल्टेज को भी रख देंगे रूट ऑफ ये 150 रख दिया, तो कट जाएगा कितना आएगा चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ऊपर 12.27 तो बता ही रहा है रूट 150 को, और नीचे भी वोल्टेज के अंदर रूट वी है, और ये अभी रूट वी लिखा हुआ तो ये भी 150
तो ऊपर भी √150 नीचे भी √150 कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बन जाएगा रिजल्ट ये 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो चलो यहाँ तक अपन ने स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलो खैर आज के लिए इतना बहुत है, आगे अपन स्टेज 2 3 वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आपको टिक मैंने सारे कराई दिए, उन सभी क्वेश्चन को आप कल सॉल्व करके लेके आइएगा। जो भी डाउट्स हैं बता दूंगा मैं, जो मेन जो क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपके डाउट आ सकते हैं उनको अपन कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो ओके, कल मिलते हैं, गुड बाय। अच्छा, तो यहाँ पे इसमें देखो एक ये लाइन दिखाई दी आपको मैंने, इसको थोड़ा सही करना। ये लाइन यहाँ से नहीं, यूँ समझ सकते हैं इसको, आ जाएगी ये लाइन यहाँ से। तो टोटल डिफरेंट कितनी लाइन बनेगी, 6 लाइन। ठीक है, ये टोटल डिफरेंट 6 लाइन बन रही है, एक तो यहाँ से तक आ ही रही है, एक यहाँ से तक हो गई, एक होगी, टोटल 6 लाइन बन रही है। ठीक है, तो इसको सही कर लेना यहाँ से अगर यहाँ तक इस तरह से एक लाइन ही हो गई, तो टोटल 6 लाइन है इस तरह से। ठीक है, तो फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, और यहाँ पे 6 डिफरेंट इनिशियल लाइन भी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलो यहाँ तक अपन ने ये स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब आगे बच्चों अपन स्टेज 3 एंड स्टेज 4 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टेज 3 एंड 4 के क्वेश्चंस तो कल आपको मैंने टिक कराई रखें, पहले कल आप सॉल्व करके लेके आना। अब जो भी क्वेश्चन मेन क्वेश्चन के डाउट्स हैं, जो मुझे लगता है कि यहाँ ये क्वेश्चन आपके डाउट बन सकते हैं, उनको अपन कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, ओके, गुड बाय।